नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस अंक में हम बात करेंगे द वायर। आपने नाम सुना होगा। और कपिल सिब्बल, आजकल उन्होंने एक नया बिजनेस शुरू कर दिया है, नया प्रोफेशन में वो आ गए हैं। आजकल वो एंकर बन गए हैं। और एंकर में आपने देखा होगा, इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी, सत्यपाल मलिक, और इस बार जो है वो फारूक अब्दुल्ला, उनके साथ उनका एक इंटरव्यू। अब आप एक चीज नोट करिएगा कि इनके जो इंटरव्यू जो अब तक हुए हैं वो उन्हीं लोगों से हुए हैं जो मोदी विरोध में खड़े हो। इसके अलावा इनका जो है वो दूसरे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में कोई इंटरव्यू नहीं है जो कोई दूसरी तरह की बात करते हो। अब स्थिति क्या है, उस इंटरव्यू के क्या अंश है, और फिर हम उसका विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि 2014 के बाद में कुछ लोग ये बोलते हैं कि क्या बदला। तो 2014 के बाद में ये बदलाव हुआ है जो हमें देखने को मिल रहा है कि वो लोग जो कपिल सिब्बल कानून मंत्री रहे, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील माने जाते थे, लेकिन आज स्थिति ये हो गई कि आज वो एंकरिंग पे आ गए। फारूक अब्दुल्ला कश्मीर को अपनी जागीर समझते थे, लेकिन आज स्थिति थोड़ी है वो उलट हो गई। तो खैर, उम्मीद करूंगा आप वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो उसके बाद में इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो की। तो इस वीडियो में मुख्य बातें अगर हम देखें तो फारूक अब्दुल्ला जो है और कपिल सिब्बल, कुछ ऐसे स्पॉट आपको मिलेंगे जहां पे वो बहुत ज्यादा इमोशनल दिखाई देंगे। लगेगा कि ये रोने वाले हैं, लेकिन वो अपने आंसू जो है वो रोक रहे हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात तो मैं ये बता देता हूं, कोई भी अगर राजनेता है तो उसके ऐसे इमोशंस पे जो है वो थोड़ा कम ही भरोसा किया जाए। नपी-तुली बात करनी जो है वो जरूरी हो जाती है। दूसरा, वो राम का भजन गाते हुए भी सुनाई देंगे आपको। तो ये जो है ये बदलाव आया है। अब कौन गा रहे हैं उस पे हम बाद में आएंगे, कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है वो भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर। तो फारूक अब्दुल्ला को बुलाने का मतलब 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है। और कपिल सिब्बल यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कपिल सिब्बल आर्टिकल 370, इसका जो मुकदमा लड़ने वाले जो विपक्ष के जो वकील थे वो कपिल सिब्बल थे। और राम मंदिर का मुकदमा जो लड़ने वाले थे, राम को काल्पनिक बताने वाले थे, राम सेतु तोड़ने की बात कर रहे थे, वो भी कपिल सिब्बल ही थे। और दोनों ही देखो आप, आर्टिकल 370 हट चुका है और राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो है वो 22 जनवरी को होने वाला है। अब आप देखिएगा कि ऐसी स्थिति में कपिल सिब्बल के अंदर क्या चल रहा होगा। और अब तो स्थिति ये बन गई है कि वो जो कोर्ट में जाते हैं, कोई भी उनका अगर कोई पार्टी आती है, अगर उनको मुकदमा देती है तो मान के चलिए कि उसकी हार निश्चित है। और इस वीडियो में ऐसे अंश आपको मिल जाएंगे, कपिल सिब्बल खुद ये बोलते हुए मिलेंगे आपको कि पता नहीं आजकल जो है वो कोर्ट में भी क्या चल रहा है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो सीधे हम आते हैं फारूक अब्दुल्ला पे। जम्मू कश्मीर जो है, वैसे अगर हम देखें तो हरि सिंह की विरासत माना जाता है, राजा हरि सिंह की। फारूक अब्दुल्ला या अब्दुल्ला परिवार की विरासत नहीं माना जाता है। लेकिन अब्दुल्ला परिवार ने लंबे समय तक इस पे राज किया है और अब उनकी राजनीति जो है वो थोड़ी खत्म होती हुई नजर आ रही है अभी तक। लेकिन आप देखिएगा इस पूरे वीडियो में अंश में उन्होंने बात की आतंकवाद को लेके, कि सरकार ये बोलती थी कि 370 के हटने के बाद में जो है वो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि आतंकवाद पे जो है वो खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ हद तक जो है वो लगाम जरूर लगी है। और ये आंकड़े हमने देखे हैं सेना के ऑपरेशन से भी आपको पता चल जाएगा, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, उससे भी आपको पता चलेगा कि इस सरकार का जो है वो इसके खिलाफ एक्शन कैसा है। लेकिन अब फारूक अब्दुल्ला को जो है वो ये नहीं पता, ये नहीं बोला उन्होंने, या फिर जो एंकर है, एंकर का दर्द तो आप समझ ही चुके हो कि एंकर का क्या दर्द है। जब भी भारतीय सेना इससे पहले आतंकवादियों को पकड़ती थी तो कश्मीर की जो आवाम थी वो सेना के ऊपर पत्थर फेंकती थी और पत्थरबाजी के जो वीडियो है हम लोग देखते थे। लेकिन आज जो है ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। ये पहला बदलाव था। कपिल सिब्बल ने इसके ऊपर जो है वो कोई क्वेश्चन नहीं किया। दूसरा, कपिल सिब्बल और फारूक अब्दुल्ला की जो कन्वर्सेशन, जो इंटरव्यू हुआ है, उस बातचीत से मेन चीज जो सामने आई, उनको जो है वो जवाहरलाल नेहरू का कश्मीर चाहिए। अब जवाहरलाल नेहरू का कश्मीर कैसे चाहिए,
वो कश्मीर इस जवाहरलाल नेहरू का चाहिए जो पीओके के रूप में पाकिस्तान में चला गया, तो क्या बचा हुआ भी जो है वो पाकिस्तान को दे देना चाहिए? ये मैं उनके इंटरव्यू की जो वो बातें बता रहा हूँ, जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये दिखाने की कोशिश की है कि हमसे बड़ा जो है वो कोई राष्ट्रभक्त नहीं है, और मोदी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तो ये उस बातचीत का जो अंश है उसका हम विश्लेषण कर रहे हैं। तो क्या इससे पहले जो स्थिति जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में थी, तो क्या जवाहरलाल नेहरू जो है वो टू नेशन थ्योरी के जिम्मेदार नहीं माने जाएंगे? क्योंकि वक्त उसी का था ना। आज अगर 2014 के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी करते हैं, तो उसका सीधा आरोप जो है वो विपक्ष के द्वारा और हम लोगों के द्वारा जो है केंद्र सरकार या नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाया जाता है। तो उस वक्त जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो क्या इसका जो है टू नेशन थ्योरी, भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, भारत का टुकड़े हुए, तो क्या इसके लिए जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार नहीं होगा? और फिर उसके बाद में हम आगे चले जाते हैं, अक्साई चीन, जिसकी हम बात करते हैं कि हमारा जो हिस्सा है उस पर चीन ने कब्जा कर दिया 1962, और उसके बाद में पीओके। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू का हमें कश्मीर चाहिए जो पीओके को दे दिया गया? तो ये जो है वो एक बड़ा प्रश्न जो है वो यहाँ पे लग जाता है। ये इनके इंटरव्यू की जो है वो बातें बता रहा हूँ मैं। थोड़ा फिर हम इसमें आगे चलते हैं। इसके अलावा उन्होंने किस मुद्दों पे बात की? इन्होंने बात की अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की तुलना की। तो अटल बिहारी वाजपेयी की उन्होंने प्रेज की। खैर, शानदार पर्सनैलिटी थे, बोलने का अपना एक उनका व्यक्तित्व था। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने एक एक बड़ा मुद्दा भी उठाया था कि जब प्लेन हाईजैक हुआ, तो अजहर महज जो मसूद अजहर जो था, उसको छोड़ दिया गया। उसको नहीं छोड़ना चाहिए था। तो इन लोगों को ये पता नहीं होना चाहिए कि उस फ्लाइट में जो निर्दोष लोग चले गए थे, तो उनके लाने के लिए अगर वो छोड़ दिया गया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, उस समय की एक परिस्थिति थी। लेकिन फिर भी हम इनको जो है मान लेते हैं कि उसको नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो फिर उसके बाद में आती है जम्मू कश्मीर के विकास की बात। तो जम्मू कश्मीर का कितना विकास है, ये आप सभी से जो है वो छुपा हुआ नहीं है। आपको देखने को मिल भी गया होगा कि जहाँ लाल चौक जैसी जगह पे जो है वो तिरंगा झंडा फहराने से पहले लोगों को जो है वो आतंकवादी धमका देते थे, और आज जो है वो शान से वहाँ पे बच्चे जो है वो तिरंगा झंडा भी लहरा रहे हैं और राष्ट्रगान भी गा रहे हैं। ये बदलाव जो है हमें जम्मू कश्मीर को देखने को मिला है। अब बात करते हैं हम 370 की। तो 370 पे जो है, हालांकि ये जरूर उन्होंने मुद्दा उठाया कि उनके ऊपर जो है वो पीएसए लगा दिया गया था। जब धारा 370 जो है वो 5 अगस्त को हटाई गई, तो इनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। और हाउस अरेस्ट क्यों किया गया था, आपको परिस्थिति को देखते हुए समझ में आएगा। क्योंकि केंद्र सरकार को, या इसको हम कहें कि सुरक्षा की दृष्टि से हम बात कर लीजिए, या शांति बनाए रखने के लिए ऐसे नेता जो आग उगल सकते थे, ऐसे स्टेटमेंट दे सकते थे, उससे जो है वो बचने के लिए केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया था। और उसमें अकेले जो है वो फारूक अब्दुल्ला नहीं थे, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला का भी हाउस अरेस्ट किया गया था। पीडीपी की जो महबूबा मुफ्ती है उसको भी हाउस अरेस्ट किया गया था। और अब जब सुप्रीम कोर्ट में, आप ये भी देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब कपिल सिब्बल इस मुद्दे की बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी हमने जो है वो इसके बारे में कहा था कि आपने जो है वो यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया। तो जम्मू कश्मीर जो था वो एक स्टेट था, लेकिन आपने उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो यूनियन टेरिटरी बनाने से उसमें क्या चेंज हो गया? जम्मू कश्मीर तो वही रहा ना। लेकिन मेन बात जो है वो मुद्दे की बात ये थी कि जब आर्टिकल 370 पे जम्मू कश्मीर के इस मुद्दे पे जब कपिल सिब्बल बहस कर रहे थे, तो मैंने आपको एक वीडियो भी बनाया था। वो जो है वो अकबर लोन की याचिका के ऊपर ये बहस कर रहे थे, और अकबर लोन वही शख्सियत था जो एमएलए होते हुए जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है। भारत जिंदाबाद के नारे नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। और फिर उसके वकील जो है वो कपिल सिब्बल होते हैं। हालांकि उनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो अभी दिया था, तो फैसला ये दिया था कि केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो बिल्कुल जो है वो सही उठाए। अब उनको आगे चलते हैं, तो आगे हम राम मंदिर के मुद्दे की बात करें, तो राम मंदिर के मुद्दे पे जो है वो फारूक अब्दुल्ला राम जी का जो भजन है वो गाते हुए नजर आते हैं। तो अब आप देखिए बदलाव की स्थिति क्या है। बदलाव की स्थिति है, दुखी लोग, बेरोजगार लोग जो है आने वाले समय में अब इकट्ठे होते चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो है, ईडी सीबीआई और इनकी भी जो है इस पूरे मुद्दे पे, इस पूरे इंटरव्यू में आपको बात करते हुए मिलेंगे। लेकिन ये कभी नहीं बताएंगे कि आप ये बोलते हो। आप देखिएगा किसी भी राजनेता को, जब वो
राजनेता कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है, और उसके बाद में जब उनके भाषण सुनोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पहले हम बहुत गरीब थे। तो पहले जब ये लोग बहुत गरीब थे तो फिर राजनीति में आने के बाद में इनकी सैलरी के अलावा ऐसा कौन सा काम था कि आज जो है ये अरबोपति है, इनके पास जो है वो इतनी प्रॉपर्टी और इतना दुनिया भर का पैसा है, फिर वो कहाँ से आया? ये था इनका भ्रष्टाचार का। और आज जब भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाई जा रही है, इन नेताओं के ऊपर ईडी की रेड डाली जा रही है, इनकी प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है, तो फिर इनका दर्द जो है वो स्वाभाविक है। लेकिन इस मुद्दे पे जो है मेरी राय भी जो है वो थोड़ी सी अलग है। वो अलग इसलिए है क्योंकि ऐसे बहुत सारे नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में भी है। तो भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के ऊपर भी जो है वो ये रेड पड़नी ही चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक नहीं, बहुत सारे नेता हैं। तो ऐसी स्थिति में इसमें जो है वो मेरी भी जो है इसमें हम बात कर सकते हैं कि दो राय हो सकती है दोनों तरफ से, क्योंकि जितनी भी जो है वो ईडी अगर जितनी रेड जो है विपक्ष पे डालती है, तो खुद के भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसा नेता लोग भी जो आए हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात से मैं कुछ हद तक जो है इस पूरे इंटरव्यू में सहमत हूँ। तो ये इंटरव्यू था दर्द का। दोनों अपनी अपनी जो है वो दर्द जिसको कहते हैं कि एक दूसरे के साथ में बांटना, क्योंकि इससे जो है वो दिल हल्का होता है। तो उम्मीद तो यही करेंगे कि इन दोनों का भी जो है वो दिल और दर्द जो दोनों है वो हल्के हुए होंगे। और आगे की जो उम्मीद है 2024 में इनकी दिखती नहीं है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने तो ये भी कह दिया कि जब अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अगर नहीं बनता है तो इंडिया गठबंधन का कुछ नहीं हो सकता। और ये जो है बात, इस बात में जो है वो 100% सच्चाई है, क्योंकि अभी विपक्षी गठबंधन जो मोदी को हराने चला है, उस गठबंधन में जो पेच फंसे हुए हैं, वो पेच फंसे हुए हैं सीट शेयरिंग पे। कोई भी पार्टी जो है वो कम सीटों के ऊपर लड़ना नहीं चाहती, वो दूसरी ऐसी सीटों को जो है वो अपने कब्जे में लेना चाहती है जहां पे विपक्ष की इससे पहले 2019 में जीत हुई हो। और अखिलेश यादव ने भी ये बात जो है, आपको पता होगा, परसों एक इंडिया टीवी के शो में उन्होंने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 60% वोट पाने के लिए वर्क कर रही है, तो हम लोग कहाँ काम कर रहे हैं। और फारूक अब्दुल्ला के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया गठबंधन में अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अगर कामयाब नहीं होता है, तो फिर ऐसी स्थिति में जो दूसरी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो अपना जो है वो गठबंधन बनाना शुरू कर देगी। और वो जो है वो इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ी जो है वो नुकसान वाली बात होगी। तो ये तो जो है वो साफ साफ दिख ही रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा में बिजी हैं उसके नेता। इसके अलावा जो है वो सब अब अखिलेश यादव जो है वो अपनी एक यात्राएं निकाल रहे हैं, पीडीए यात्रा जिसका नाम दिया है। और उन्होंने तो आरोप भी लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी तो उनके जो है वो मंच पे बुलाती ही नहीं थी ऐसे किसी भी प्रोग्राम में, लेकिन अब जो है वो कांग्रेस पार्टी भी उनको जो है नहीं बुलाती है। तो ये स्थिति जो है वो विपक्षी गठबंधन की। लेकिन खैर, द वायर वामपंथी विचारधारा का एक यूट्यूब चैनल है, न्यूज चैनल है, और इसके ऊपर जो है वो अब कपिल सिब्बल जो है वो परमानेंट जुड़ चुके हैं। सैलरी वगैरह क्या है वो तो उनको पता होगा, लेकिन ये उनका जो है एक नया प्रोफेशन है। तो अब आपको अगर कपिल सिब्बल जो है वो ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है आपको देखने को भी नहीं मिले। वो इसलिए क्योंकि कपिल सिब्बल को पता है कि अब सुप्रीम कोर्ट में उनका होने वाला नहीं है, ऐसी दलीलें वो दे नहीं सकते, समय बदल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब उन्होंने जो है वो ऐसे नेताओं को पकड़ना शुरू किया है जो कहीं ना कहीं, जिसको हम कहते हैं कि हारे हुए, थके हुए और दर्द में जो है वो जी रहे हैं, उन नेताओं को, इमोशंस को बाहर निकालना। हाँ, हालांकि क्रेडिट जरूर जाएगा कि उनका दर्द जो है वो कपिल सिब्बल जरूर कम कर रहे हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।